हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने पार्षद सीमा नियम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। पार्षद सीमा नियम क्या है, पार्षद सीमा नियम का क्या महत्व है, उसके उद्देश्य क्या हैं, और हम पाते हैं कि पार्षद सीमा नियम एक कंपनी के जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रलेख है, जिसके बिना कंपनी का समामेलन होना, कंपनी का अस्तित्व में आना संभव नहीं है। आज हम पार्षद सीमा नियम के निर्माण के बारे में बातचीत करेंगे। फ्रेमिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम बनाते समय बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो आती है कि पार्षद सीमा नियम एक निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। जो उसका जो प्रारूप है उस प्रारूप में होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम का प्रारूप कंपनी अधिनियम की अनुसूची 1 की तालिका ए, बी, सी, डी तथा ई में दिया गया है। तालिका 1 का प्रारूप जो तालिका ए में है वो अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए है। अधिकतर कंपनियां इसी उसमें मिलेंगी आपको, इसी प्रारूप में। तो तालिका ए का प्रारूप जो है वो अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए है। तालिका बी का प्रारूप गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए है, जिसमें अंश पूंजी नहीं है। तालिका सी का प्रारूप गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी होती है उनके लिए है। तालिका डी का प्रारूप असीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं है उनके लिए है। और तालिका ई का प्रारूप असीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी है उनके लिए है। प्रत्येक कंपनी को अपने पर लागू होने वाले प्रारूप के अनुरूप ही अपना सीमा नियम तैयार करना चाहिए, ये स्पष्ट है। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रारूप निर्धारित प्रारूप में ही हो, पार्षद सीमा नियम निर्धारित प्रारूप में ही हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यह छपा हुआ होना चाहिए। पार्षद सीमा नियम प्रिंटेड होना चाहिए। ये फोटो कंपोज, ऑफसेट या कंप्यूटर से लेज़र प्रिंटेड भी हो सकता है, लेकिन जीरोक्स किया हुआ नहीं हो सकता, फोटो की कॉपी किया हुआ नहीं हो सकता। छपा हुआ होना चाहिए, कंपोज किया हुआ हो सकता है, ऑफसेट हो सकता है, कंप्यूटर लेज़र प्रिंटेड भी हो सकता है, लेकिन फोटो कॉपी या जीरोक्स किया हुआ नहीं हो सकता। तीसरी बात यह परिच्छेदों में बटा हुआ, पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है, होना चाहिए, और उन पर क्रमानुसार नंबर लगे हुए होने चाहिए। चौथी बात, इस पर अभिदाताओं, सब्सक्राइबर्स, प्रारंभिक सदस्यों के नाम, पते, विवरण, व्यवसाय आदि लिखा हुआ होना चाहिए। यदि अभिदाता कोई निगम या निकाय है तो उसका विवरण केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रकार का होना चाहिए। धारा 7(1)(a) कहती है कि इस पर अभिदाताओं का, प्रारंभिक सदस्यों का नाम, पते, विवरण, व्यवसाय आदि स्पष्ट रूप से लिखे हुए होने चाहिए। यदि कोई अभिदाता निगम या निकाय के रूप में है तो उसका विवरण केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रकार का होना चाहिए। नाम के सामने उनके द्वारा क्रय किए जाने वाले अंशों की संख्या भी लिखी हुई होनी चाहिए। इस पर अभिदाताओं के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। प्रत्येक प्रकार के जो अभिदाता हैं उनके हस्ताक्षरों को साक्षी द्वारा प्रमाणित करवाना आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि अभिदाताओं के हस्ताक्षर तथा उनका साक्षी द्वारा प्रमाणन MCA द्वारा अधिसूचित नियम INC 13 के अधीन निर्धारित की गई रीति से किया हुआ होना चाहिए। तो उसका भी अपना जो तरीका है वो उसी प्रकार से साक्षी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए हस्ताक्षर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस पर नियमानुसार स्टाम्प भी लगाने पड़ते हैं। जो भी सरकारी नियम के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी जो पे की जानी चाहिए वो स्टाम्प इसके ऊपर होने चाहिए। इस पर तिथि भी अंकित करनी चाहिए, किंतु यह तिथि स्टाम्प लगाने की तिथि से पहले की तिथि नहीं होनी चाहिए। स्टाम्प लगाने की तिथि के बाद की ही तिथि होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद बात आती है सीमा नियम की प्रति की उपलब्धता की। जब हम पार्षद सीमा नियम के निर्माण की बात करते हैं तो उसकी प्रति कहाँ कहाँ किस प्रकार से उपलब्ध होगी, ये भी जानना, ये भी बताना आवश्यक होता है। कभी कभी कंपनी के सदस्य कंपनी को सीमा नियम की प्रति भेजने के लिए आवेदन करते हैं। ऐसी दशा में कंपनी को उस सदस्य को ऐसे आवेदन के 7 दिनों के भीतर सीमा नियम की प्रति भेजनी चाहिए, बशर्ते सदस्य ने निर्धारित किए गए शुल्क का भुगतान कर दिया हो। धारा 17(1) तथा नियम INC 34 कहती है कि कंपनी के सदस्य कंपनी को सीमा नियम की प्रति भेजने के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसी दशा में उस सदस्य को आवेदन के 7 दिनों के भीतर सीमा नियम की प्रति भेजनी चाहिए, लेकिन इसके लिए सदस्य को निर्धारित किए गए शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होता है। यदि कंपनी ऐसा करने में कोई त्रुटि करती है तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को ऐसे प्रत्येक दोष के लिए 1000 रुपये प्रतिदिन तक के अर्थदंड से तब तक दंडित किया जाएगा जब तक कि ऐसा दोष जारी रहता है, अथवा 1 लाख रुपए के अर्थदंड से इन दोनों में से जो भी कम हो से दंडित किया जा सकता है। धारा 17(2) कहती है कि कंपनी अगर कोई त्रुटि करती है सीमा नियम की प्रति उपलब्ध कराने में, तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को प्रत्येक दोष के लिए 1000 रुपये प्रतिदिन तक के अर्थदंड से तब तक दंडित किया जाएगा जब तक कि ऐसा दोष जारी रहता है, या 1 लाख रुपए का अर्थदंड, इनमें से जो भी कम हो से दंडित किया जा सकता है। परिवर्तन की दशा में यदि कंपनी के सीमा नियम में परिवर्तन किया जाता है तो कंपनी द्वारा भेजी या दी जाने वाली सीमा नियम की प्रत्येक प्रति में ऐसे सभी परिवर्तनों को अंकित किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रति में परिवर्तन अंकित होना आवश्यक है। यदि कंपनी सीमा नियम में परिवर्तनों को अंकित किए बिना ही सीमा नियम की प्रति उपलब्ध करा देती है या भेजती है, तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को बिना परिवर्तन किए गए भेजी गई प्रत्येक प्रति के लिए 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। धारा 15 परिवर्तन के दशा में भी ये स्पष्ट करती है कि अगर परिवर्तन को अंकित किए बिना ही सीमा नियम की प्रति कंपनी उपलब्ध कराती है तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को बिना परिवर्तन अंकित किए भेजी गई प्रत्येक प्रति के लिए 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम है उसका निर्माण निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुरूप होता है, उसकी प्रति भी उपलब्ध कराई जाती है और परिवर्तन भी उसमें संभव है।